हेलो बच्चों, मैं आपको वेक्टर्स में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बता चुका हूँ। आज हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है क्या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है और वेक्टर को कैसे घटाया जाता है। मैं एडिशन का मतलब ऐड करने की बात कर रहा हूँ, जोड़ने की बात कर रहा हूँ। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों को जोड़ना, ठीक है, दो वेक्टरों को ऐड करना। सुनना जरा ध्यान से। जैसे हमने कहा, सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूं आपकी लैंग्वेज में, आप बस उसको एक्सेप्ट करना और इस मेथड को फॉलो करना। आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस एडिशन इस टॉपिक से, इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स से निकलेगा, ये मैं श्योर कह रहा हूं। जैसे एक वेक्टर ए दे रहा और इसमें मुझे ऐड करना है एक वेक्टर बी, ये वेक्टर बी ए में बी को ऐड करना है, वेक्टर ए में प्लस करना है वेक्टर बी। या तो ये इस तरह से बनाएगा या फिर वो इस तरह से बनाएगा। जैसे ये कहेगा एक वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी वेक्टर ए से अल्फा एंगल पर है, ये वेक्टर बी है और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज अल्फा। इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल अल्फा है। तो इसके दो नियम हैं बच्चों, एक तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स और एक है ट्रायंगल रूल। तो पहले मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में सिंपल सी बात है, ये दो वेक्टरों ए वेक्टर ए में वेक्टर ए को जोड़ना है। तो इस वेक्टर के पैरेलल ए के पैरेलल यहां पर एक वेक्टर खींच दो ए, इस ए के पैरेलल ये खींच दिया मैंने और इस वेक्टर के पैरेलल, इस वाले वेक्टर के पैरेलल यहां पर एक वेक्टर खींच दिया मैंने। तो मेरे ख्याल से जरा गौर से अगर देखें तो ये पैरेललोग्राम बन गया। इन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से पास होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर पास होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशनल वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है ये डायगोनल से पास होगा। इससे ये वेक्टर होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसको कर दो आर बराबर, इसको कह सकते हैं आप ए प्लस बी। छोटा सा बनाया है मैंने, चलिए देखिए फिर से बनाता हूं बड़ा सा, देखिएगा जरा ध्यान से। मैं इसको छोटा कर रहा हूं, देखिएगा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर की बात कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आप पेन और कॉपी निकालें और साथ लिखें एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यहां लिख लो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। नोट करते हैं साथ टू वेक्टर्स। दो वेक्टरों को जोड़ना। इसमें मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बेटा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। ये नोट करना। आपको ये छोटा छोटा नहीं दिख रहा तो मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर का मतलब दो वेक्टरों को जोड़ रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं और इसके लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम बता रहे हैं। जैसे एक वेक्टर ए, ये रहा, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है, ये वाला। अल्फा क्या है? वेक्टर ए और
दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। दो वेक्टरों के बीच का एंगल टेल टू टेल एंगल होता है, या तो दोनों टेल मिला दो तब दोनों के बीच का एंगल दे दो, या हेड टू हेड मिला करके मिला दो तब दोनों के बीच का एंगल दे दो। तो यहाँ पर टेल टू टेल वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, इस वेक्टर के पैरेलल तो ये वेक्टर खींच लो, ये ए है तो ये भी पैरेलल है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये वेक्टर भी बी होगा, ये ए हो गया, ये बी। तो इस इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से जाएगा, ये डायगोनल वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ठीक है। और रिजल्टेंट वेक्टर आर पहले वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा किसके इसके बीच का एंगल है, थीटा तो एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर का ए के साथ, और अल्फा किसका एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है ना। देखो ये वेक्टर ए था, इसके पैरेलल तो ये वेक्टर खींचा है मैंने ए, ये वेक्टर बी है, इसके पैरेलल ये वेक्टर खींचा है बी, तो ये एंगल कितना है अल्फा, तो इस वेक्टर को जरा आगे बढ़ा दो तो ये एंगल अल्फा हो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा ही हो। ये वेक्टर बी था और ये एंगल अल्फा है, इस बी का ये वाला वेक्टर बी तो है, ये वाला वेक्टर बी है, इस बी का ये कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट इतना बी cos अल्फा, बी cos अल्फा, और इस वेक्टर बी का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला ये होगा बी sin अल्फा। चेक कर लो, जिधर एंगल होता है उधर का कंपोनेंट cos होता है, और जिधर एंगल नहीं होता इसका कंपोनेंट, इस बी का एक कंपोनेंट तो बी cos अल्फा, दूसरा कंपोनेंट बी sin अल्फा होगा, इस वाले के इसके परपेंडिकुलर होगा ये वाला बी sin अल्फा, ये बी sin अल्फा, ये भी बी sin अल्फा, ये बी sin अल्फा। जरा गौर से देखो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल ये एंगल 90 है परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितनी है बी cos अल्फा, ये कितनी है a, तो ये वाली साइड कितनी हो गई, ये पूरी साइड कितनी हो गई, ये वाली साइड a प्लस बी cos अल्फा, ये वाली साइड, और ये कितनी है बी sin अल्फा। तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल सकता है इसका। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, पाइथागोरस लगा, परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आर है। तो इस रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला लिखा है आपने, इसका स्क्वायर आर है, आर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर कर दिया मैंने, इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये कितना है a प्लस बी cos अल्फा का स्क्वायर प्लस ये कितना है बी sin अल्फा, इसका स्क्वायर, जरा ध्यान से सुनो, इसका स्क्वायर जरा गौर से देखो इसकी, ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, इस ब्रैकेट छोड़ रहा हूं, प्लस 2ab cos अल्फा प्लस ये बी स्क्वायर sin स्क्वायर। जरा गौर से देखो, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर या तो आ गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, और प्लस 2ab प्लस 2ab cos। इसका मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटाओ तो इसका रूट हटाओ, तो देखो ये रिलेशन डायरेक्ट में नहीं निकल पाएगा। इसको फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर r जो आया, ये वाला वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया r बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लेंगे, रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। ठीक है ना, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे आप, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला ये एंगल कैसे निकालेंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है b sin थीटा, b sin अल्फा अपॉन बेस, tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है b sin अल्फा और बेस कितना है a प्लस b cos अल्फा। तो tan थीटा बराबर b sin अल्फा अपॉन a प्लस b cos अल्फा। इसको हमने लिख दिया है, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूँ इसे। ये रहा दो वेक्टर का एडिशन, फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है वेक्टर्स का। जैसे एक वेक्टर आपने ए ले लिया है, ये वाला यहाँ तक ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, बनाते चलो साथ साथ। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल ये अल्फा है, ये वाला देखो, ये वाला एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा। इस ए के पैरेलल मैंने ये वेक्टर ड्रॉ किया है, यहां तक देख लो, और इस बी के पैरेलल मैंने ये बी ड्रॉ किया। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसीलिए तो पैरेलल बोला है। इसके पैरेलल ये वेक्टर और इस बी के पैरेलल बी वेक्टर, तो इतना हिस्सा ये वाला पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम का ये डायग्राम जो देख रहे हैं, ये वाला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको डायगोनल से जाएगा ए प्लस बी, और इस इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बोला है आपने, आर बोला है। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की, इस पहले वाले वेक्टर ए से डायरेक्शन क्या है थीटा, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको पता करने के लिए एक काम करो, इस वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर है बी, ये बी है ये, और ये बी है तो ये भी है। इस बी का मैंने क्या किया है, इसको इस वेक्टर को डॉट डॉट से मैंने आगे बढ़ा दिया। ये एंगल कितना है, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा, ये वेक्टर बी था। इस बी का ये कंपोनेंट कितना होगा, जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट साइन कॉस होता है, इधर बी है तो इधर का कंपोनेंट कॉस हो गया, इतना हिस्सा तो हो गया बी cos अल्फा, ये बी cos अल्फा है। और इसके परपेंडिकुलर इधर होगा ये वाला, ये वाला, इसको यहां ना बना कर मैंने यहां बना किया है, ये b sin अल्फा है। तो जरा गौर से देखें इस ट्रायंगल को, देखो इस वाले से, इसको इसको ये वाला, ये एंगल 90 है, और ये वाली साइड मुझे पता है, ये वाली साइड आपको मालूम है, यहां तक तो a है और यहां तक कितना है b cos अल्फा। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरी साइड कितनी होगी, a प्लस b cos अल्फा। ठीक है ना, लगा दो पाइथागोरस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, r का स्क्वायर बराबर ये क्या है, a प्लस b cos अल्फा, b cos अल्फा का स्क्वायर प्लस b sin अल्फा का स्क्वायर, b sin अल्फा का स्क्वायर। ये जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलेगा। ये जो रिजल्टेंट लिखा है ना आपने a प्लस बी का, r बराबर a प्लस बी, इसमें डायरेक्शन भी है r इक्वल टू a प्लस बी। r के ऊपर वेक्टर लगा रखा है ना आपने, तो इसका मतलब r हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो इस r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहां लिखा है, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला निकला कैसे, ये मैं बता रहा हूं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने कितना माना है, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड r माना है, तो r का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, a प्लस cos b cos अल्फा, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर b sin अल्फा का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर तोड़ो, इसका स्क्वायर खोलो, तो देखो जरा तोड़ के दिखाता हूं इसे। इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab cos अल्फा प्लस ये वाला टर्म b
बी साइन अल्फा का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। जरा गौर से देखो, इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले तो क्या बचेगा यहाँ पर देखो, ये तो आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो ये रहा, यहां से और यहां से बी स्क्वायर कॉमन हो गए तो ये प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या बचेगा अंतर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भर होता है, प्लस क्या बचा, प्लस 2ab cos। तो डायरेक्ट आपने इसके लिए ये रिलेशन लिख दिया है, ये रहा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। स्क्वायर हटा लेंगे, ये वाला स्क्वायर हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। इसको एक बार, दो बार, तीन बार आप अच्छे से देख लो और नोट करो, नोट करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, आराम से तसल्ली से। और इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन अगर निकालनी है, ये वाला एंगल थीटा, तो इस ट्रायंगल में से जरा गौर से देखो, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये रहा b sin अल्फा अपॉन बेस कितना है, a तो यहां तक है, प्लस b cos अल्फा ये रहा, a प्लस b cos अल्फा। ये रिजल्टेंट जो वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन है थीटा। थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड a। रिजल्टेंट वेक्टर का a के साथ एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन a से देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है b sin अल्फा अपॉन बेस कितना है a प्लस b cos अल्फा। क्लियर है, फिर से समझ लो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, a और b के बीच का एंगल ये कितना है अल्फा, इस वेक्टर a के पैरेलल ये वेक्टर खींच लिया, b के पैरेलल हमने ये वेक्टर खींच लिया, बन गया इतना पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट पास होगा यहाँ से, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये रिजल्टेंट हो गया a प्लस b। a प्लस b का रिजल्टेंट मैंने r बोल दिया है, r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको निकालने के लिए इसका, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस b के दो कंपोनेंट कर देंगे। ये b क्यों बोला है आपने, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये b है तो ये भी b है, ये वेक्टर b था, इस b का ये एंगल अल्फा है, तो इस b का ये कंपोनेंट तो कितना होगा b cos अल्फा, और ये कंपोनेंट होगा b sin अल्फा। इस वाले ट्रायंगल में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो ये कितना है b sin अल्फा का स्क्वायर प्लस a प्लस b cos अल्फा का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर a प्लस b cos अल्फा का स्क्वायर प्लस b sin अल्फा का स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने खोल दिया है, तो रिजल्टेंट r स्क्वायर बराबर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट चला देंगे आप, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। क्लियर है, रिजल्टेंट वेक्टर की पहले वेक्टर a से डायरेक्शन निकालेंगे थीटा, इस वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर b sin अल्फा अपॉन बेस कितना है a प्लस b cos अल्फा, a प्लस b cos अल्फा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है, इसको बड़ा आराम से तसल्ली से नोट करें, क्योंकि आपके इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है ये। फिर से मैं बोल रहा हूं, दो वेक्टरों का एडिशन वेक्टर है, एक वेक्टर a, एक वेक्टर b, a और b को ऐड कर दिया है। देखो ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, इस वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर है और इस b के पैरेलल ये b है, a और b के बीच का एंगल ये अल्फा है। तो इस वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर था और इस b के पैरेलल ये b है, पैरेललोग्राम बन गया इतना हिस्सा। तो इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल जाएगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा ये a प्लस b को मैंने क्या बोला है, r बोला है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वाले रिश्ते का एक काम कर दिया मैंने, इस वेक्टर b के दो कंपोनेंट किए हैं, जिधर एंगल होता है इस b का ये कंपोनेंट तो b cos अल्फा हो गया, और जिधर एंगल नहीं होता है उधर का कंपोनेंट b sin अल्फा।
राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। ये r है, r का स्क्वायर बराबर b sin अल्फा का स्क्वायर प्लस a प्लस b cos अल्फा का स्क्वायर बराबर आ जाएगा r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। तो रिजल्टेंट वेक्टर r का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। अगर रिजल्टेंट वेक्टर r की वेक्टर a से मुझे डायरेक्शन निकालनी है, दिशा निकालनी है, ये एंगल निकालना है थीटा, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, ये रहा अपॉन बेस। यहां तक तो a है और यहां तक क्या है b cos अल्फा है, तो ये पूरा कितना हो गया a प्लस b cos अल्फा, तो a प्लस b cos अल्फा tan थीटा बराबर b sin अल्फा अपॉन a प्लस b cos अल्फा। जहां पर अल्फा क्या चाहिए बेटे, अल्फा तो एंगल है a और b के बीच का ये वाला एंगल, और थीटा क्या चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वेक्टर a से। ये बात हमने यहां लिख दी, ये फिगर मत भूलिए ना, फिगर से देखो इस वेक्टर a और ये वेक्टर b, वेक्टर a के पैरेलल a, b के पैरेलल b, a और b के बीच का एंगल अल्फा, इस b के दो कंपोनेंट कर दिए b cos अल्फा b sin अल्फा। इसका जो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है a और b का रिजल्टेंट कहलाएगा r। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, रिजल्टेंट आ गया क्या r √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखनी है थीटा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर b sin अल्फा अपॉन बेस a प्लस b cos अल्फा, tan थीटा बराबर b sin अल्फा अपॉन a प्लस b cos अल्फा। आपके इस चैप्टर के एडिशन ऑफ वेक्टर के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस केवल इन्हीं लाइनों से मैं निकाल के दिखाऊंगा, आप बड़ा विशेष ध्यान से देखिए। वेयर अल्फा, ये वाला फिगर मत भूल जाइएगा, अल्फा क्या चीज है वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है। वेयर अल्फा क्या है, अल्फा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है। थीटा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड r, थीटा क्या है रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर a के साथ एंगल है थीटा। आप ध्यान से देखो, बहुत बड़ा केयरफुली मैं बता रहा हूं, ठीक है ना मेरे बच्चे। देखिएगा फर्स्ट केस, ये फिगर मत भूल जाइएगा, ठीक से मैं फिर से कह रहा हूं, ये फिगर नहीं भूलेंगे आप। वेक्टर a वेक्टर b, वेक्टर a के पैरेलल a, b के पैरेलल b बन गया पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन बताएगा, ठीक है, क्लियर है। चले आगे, फर्स्ट केस, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, अल्फा इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, पर r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब अल्फा की वैल्यू 0 हो, मतलब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। सिंपल सी बात है, समझदार बच्चे हो। एक वेक्टर ये एक वेक्टर दोनों को सेम डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट ऐड कर देंगे ना, ये प्लस मैक्सिमम तो तभी होगा अल्फा की वैल्यू क्या हो, इस अल्फा की वैल्यू 0 हो। इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर b दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम when they are parallel to each other, that is alpha is 0। अल्फा का मान 0 हो, मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये। जब दोनों को ऐड करोगे तो पहला वेक्टर ऐसे खींचोगे a, दूसरा वेक्टर ये लो, तो दोनों का मैक्सिमम होगा मेरे ख्याल से, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना है, 0 है। r बराबर रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है भूल गए होंगे, r = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा था, और अल्फा की वैल्यू कितनी बताइए आपने 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो r बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और मेरे ख्याल से ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर से, ठीक है ना, रूट हटा दो, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो गया a प्लस b। मैक्सिमम रिजल्टेंट अगर भाई दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो जोड़ देना और अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा देना। रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, सेकंड केस द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम
when they are anti-parallel to each other, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 का मतलब एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर अपोजिट हो, एक इधर गया एक इस डायरेक्शन में चला, दोनों अपोजिट हो, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में तो, अरे दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गए ऐसे और अपोजिट चले गए तो ऐसे ऐसे चले गए तो सब्ट्रैक्ट होके बड़े में से छोटे को घटा लेना, तो रिजल्टेंट मिनिमम कितना होगा a माइनस, इसका मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना है a प्लस b, इसका मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू a प्लस b से ज्यादा नहीं हो सकती और a माइनस b से कम पॉसिबल है, और अल्फा अगर 90 है तो इसका मतलब टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर एक वेक्टर a और एक वेक्टर b दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पाइथागोरस लगा दो r √a² प्लस b², ठीक है ना, और tan थीटा बराबर क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल से देख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस b अपॉन a, परपेंडिकुलर b और बेस कितना है a, ठीक है ना, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है a प्लस b, and the maximum value of r is a plus b and the minimum value of r is a minus b, इसका मतलब r का मान a plus b से ज्यादा नहीं हो सकता और a minus b से कम नहीं हो सकता, so r is always equal to or less than a plus b or greater than or equal to a minus b, that is r is lies between a plus b and a minus b, इसका मतलब r की जो वैल्यू होगी ज्यादा से ज्यादा a plus b हो सकती है और कम से कम a minus b, इसका मतलब r का मान a plus b और a minus b के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है ना, r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है a plus b और मिनिमम कितनी है a minus b, a plus b से ज्यादा नहीं और a minus b से कम नहीं, that is r is lies between a plus b, इस बात को याद रखना, यहाँ पर इस बात को याद रखना, ये लिखा है, as the value of r is lies between a plus b and a minus b, r की वैल्यू a plus b और a minus b के बीच में ही होगी, a plus b से ज्यादा नहीं हो सकती और a minus b से कम नहीं हो सकती, एक छोटा सा इसी पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, दो फोर्स है हमारे पास, एक तो 10 न्यूटन का है और एक 6 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना पॉसिबल है, देखिए अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में ऐड कर दें तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो 16 और मिनिमम कितना हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 4, इसका मतलब कम से कम कितना 4 और ज्यादा से ज्यादा कितना 16, तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इन चार में से कौन सा पॉसिबल है, पहला क्या कह रहा है 18, तो क्या पॉसिबल है 18, भाई 10 और 6 मैक्सिमम कितना हो सकता है 16 से तो ज्यादा पॉसिबल नहीं है ना, इसका मतलब ये तो नहीं सकता, 16 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ये 24 लिखा हुआ है ये भी पॉसिबल नहीं है, ये कितना है 0, मिनिमम देखो जरा कितना है इसका, मैक्सिमम कितना है 16 और मिनिमम कितना है 4, तो मैक्सिमम से तो ज्यादा नहीं और मिनिमम से कम नहीं, तो मिनिमम कितना है 4 से तो कम पॉसिबल नहीं है और ये 4 से कम है, ये भी पॉसिबल नहीं, हमारा आंसर कितने किसके बीच में होगा 16 और देन रिजल्टेंट फोर्स इज लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम कितना है 16 और मिनिमम कितना है 4, इसका मतलब हमारा आंसर जो आना चाहिए 16 और 4 के बीच में, 16 और 4 के बीच में 12 है, सही आंसर देख लो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10 और 6 16, 16 नहीं, और मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है 10 - 6 4, तो हमारा जो आंसर आएगा f इज लाइज बिटवीन दिस टू वैल्यूज, मैं इसका मतलब क्या है f इज लाइज लेस देन 16 न्यूटन और ग्रेटर देन 4 न्यूटन, अब इन दोनों के बीच में ये वाला फोर्स कौन सा आएगा, इसलिए आंसर अगला क्वेश्चन देखिएगा, which forces can give a resultant force of 10 Newton, इन चार फोर्सों में से कौन सा रिजल्टेंट 10 है, which forces can give a resultant force of 10 Newton, जरा ध्यान से सुनिए, पहला पेयर है 25 और 10,
इन दोनों का मैक्सिमम कितना है बच्चों? इसका और इसका मैक्सिमम 35 और मिनिमम कितना है? 25 माइनस 10 15। हमें चाहिए कितना? 10। तो क्या ये 10 इन दोनों के बीच में है? नहीं है, ये नहीं हो सकता। चेक करो इन दोनों का मैक्सिमम कितना है? इसका 9। मिनिमम कितना है? दिस और दिस का मिनिमम 1 है। तो क्या ये 10 9 और 1 के बीच में है? ये भी नहीं है। ध्यान से सुनना, इन दोनों का मैक्सिमम 30 प्लस 15 45। मिनिमम कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटे को घटाओ। 30 माइनस 15 15। तो क्या ये 10 जो है 45 और 15 के बीच में है? नहीं है, ये भी पॉसिबल है। अब इसे चेक करो, मैक्सिमम कितना है? 6 8 और 6 का 14। मिनिमम कितना है? 8 माइनस 6 2। अब 10 को चेक करो, 10 इन दोनों के बीच में है कि नहीं? 14 और 2 के बीच में 10 आता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा ये है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट 10 हो सकता है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है? 14 और मिनिमम कितनी है? 2 और 10 न्यूटन फोर्स लाइज बिटवीन 14 एंड 2 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 4th। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हिच फोर्सेस, यहां देखो, व्हिच फोर्सेस मे बी केप्ट बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इसमें से ये पूछ रहा है बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन प्रॉब्लम जब आएंगे आपको, ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली, आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से आप गलत करोगे। ये बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है तो ये गलत होती है। आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो मुश्किल में हो जाएगा। देखो, व्हिच फोर्सेस मे बी केप्ट बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ये 4 फोर्सेस का पेयर दिया है, 4 फोर्सेस का पेयर दिया है, 3 फोर्सेस का पेयर दिया, 4 ऑप्शन दिए। ये कह रहा है व्हिच फोर्सेस मे बी केप्ट बॉडी इन इक्विलिब्रियम। देखो यहां पर एक पहला ऑप्शन दिया है, एक बॉडी पर 3 फोर्स है, 5 न्यूटन 10 न्यूटन और 20 न्यूटन। पहले एक बार समझो। दूसरा ऑप्शन दिया है 8 और 4, तीसरा दिया 15 5 8, चौथा दिया है 12 8 16। सुनो कैसे इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा? इन 3 फोर्सेस है एक बॉडी, 3 फोर्स है एक बॉडी। इन 3 फोर्सों में से कोई एक फोर्स अदर 2 फोर्सेस के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करे तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, अदरवाइज मैंने कहा इन तीनों फोर्सों में से कोई एक फोर्स अदर 2 फोर्सेस के मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में हो तो बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 पॉसिबल है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो सकती है। मे बी केप्ट बॉडी इन मे लिखा है, मे बी इक्विलिब्रियम हो सकती है। मस्ट बी इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है, ऊपर लिखा है मे बी केप्ट बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब इन जो पेयर दिए हैं आपके लिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले ऑप्शन में 5 10 20 दिया है, 3 फोर्स दिया 1 2 3। अब इन 3 में से कोई एक फोर्स सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी हो, जो 5 सेलेक्ट कर लो। तो ये वाला फोर्स इन दोनों के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में अगर है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो अब चेक करो, 2 कौन से बचे? ये और ये बचा। तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना है? इन दोनों का मैक्सिमम होगा 30, मिनिमम होगा बड़े में से छोटे को घटा दो 10। तो क्या 5 30 और 10 के बीच में है? नहीं है। इसका मतलब इन 3 फोर्सों के कारण बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। अब इसको चेक करो, इनमें से कोई एक फोर्स, कोई सा भी तुम्हारी जो मर्जी हो वही ले लो। चलो मैं इसको नहीं ले रहा हूं, जो मैं तो ये वाला फोर्स लूंगा। इन दोनों का मैक्सिमम मिनिमम देखूंगा, देख लो इन दोनों का मैक्सिमम कितना है 15, इन दोनों का मिनिमम कितना है 5। तो क्या 20 15 और 5 के बीच में है? नहीं है। इसका मतलब इन 3 फोर्सों से, 3 फोर्स की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है। क्लियर है? मैं नहीं दे रहा भाई इस 20 को, मैं तो 10 को लूंगा, क्या करोगे? कोई बात नहीं है, 10 को ले लो। तो इन 2 फोर्सेस जो बचे हैं ये वाले, इन दोनों का मैक्सिमम देखो, इन दोनों का मैक्सिमम कितना है? पहले 25 और मिनिमम कितना है 15।
तो क्या 10, 25 और 15 के बीच में है? नहीं है। इसका मतलब इन तीन फोर्सेस की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होगी। अब इसको चेक करो, इसको चेक करो, करिए चेक। कोई एक फोर्स, इन तीनों में से कोई एक फोर्स सेलेक्ट करो। बोलो कौन सा सेलेक्ट कर लूं? मैं 8 सेलेक्ट कर लूं? अगर टू फोर्सेस का मैक्सिमम है, इन दो फोर्सेस का मैक्सिमम कितना है? 6 और इन दो का मिनिमम कितना है? 2। क्या 8, 6 और 2 के बीच में लाई कर रहा है? नहीं। इसका मतलब दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इसको चेक करो थर्ड वाले को। कोई एक फोर्स ले लो, कोई जरूरी नहीं है मैं इसको लूं, मैं तो इसको लूंगा। चलो, इन दोनों का मैक्सिमम कितना है? 23। मिनिमम कितना है? 7। तो क्या 23 और 7 के बीच में 5 है? नहीं है जी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों फोर्सों से बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हो सकता। इसको चेक करो, कोई सा भी एक फोर्स हो। चलो ये ले लिया, इन दोनों का मैक्सिमम देखो 24, मिनिमम देखो 8। मेरे ख्याल से 12 जो है 24 और 8 के बीच में है। इसका मतलब अगर इन तीन फोर्सेस को किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं और तीनों फोर्सेस को किसी ट्रायंगल की 3 एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट अगर किया जा सके तो बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा। बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो इसलिए एक लाइन लिखिए बच्चों यहां पर देखो, इफ एनी वन फोर्स लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अदर टू फोर्सेस then the body may be in an equilibrium position, otherwise not. Clear हो गई बात ये? If a resultant of all the forces acting on a body is 0, अगर किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहे हैं वो उनका रिजल्टेंट 0, if a resultant of all forces acting on a body is 0, then the body is called to be in equilibrium. रिजल्टेंट फोर्स अगर बॉडी पर 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहलाती है, वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन। ये पॉइंट नोट करना है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगर किसी बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो बॉडी डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, लेकिन उस केस में नेट फोर्स 0 है तो बॉडी रेस्ट पर भी हो सकती है और बॉडी मोशन में भी हो सकती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ही तो 0 है, एक्सेलरेशन ही तो 0 है। रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी रेस्ट पर हो। रेस्ट पर भी हो सकती है और बॉडी ऐसा भी हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्सेस 10 न्यूटन, 6 न्यूटन and 20 न्यूटन एक्ट ऑन a body, then the body will move with acceleration because resultant force is not 0. इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स 0 पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगर किसी बॉडी पर ये तीन फोर्स लग रहे हैं तो 10, 6 और 10, तो बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 संभव नहीं है। कारण समझो, इन तीनों में से किसी एक फोर्स को सेलेक्ट करो। आप एक को सेलेक्ट कर लिया, अगर इन दोनों के मैक्सिमम मिनिमम के बीच में है अगर ये, तो रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। इन दोनों का मैक्सिमम कितना है? 26, मिनिमम कितना है? 14। तो क्या 10, 26 और 14 के बीच में है? नहीं है। इसका मतलब इन तीन फोर्सों को लगाने से किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 संभव नहीं है। और जब बॉडी पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इट मींस इन तीन फोर्सेस को हम किसी ट्रायंगल की 3 एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए एक लाइन लिखी है, a triangle cannot have 3 sides। किसी ट्रायंगल की ये 3 साइड पॉसिबल नहीं है, 10, 6 और 10। क्लियर है? इसी वजह से बॉडी पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इसलिए बॉडी क्या बेटा? बॉडी मस्ट बी इन मोशन विद एक्सेलरेशन। क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट और, अगर किसी बॉडी पर ये 3 फोर्स एक्ट हो रहे हैं, कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? 10, 6 और 9 चेक करो। इन तीनों में किसी एक फोर्स को चेक करो पहले। एक फोर्स अदर टू फोर्सेस के मैक्सिमम मिनिमम के बीच में है क्या? इन दोनों का मैक्सिमम कितना है? 50
और मिनिमा कितना है इन दोनों का 3 न्यूटन। मेरे ख्याल से 10 इसके बीच में आ रहा है कहीं पे। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर ये तीन फोर्स लगा दिए जाए तो इन तीनों का रिजल्टेंट 0% है। 0 हो भी सकता है और नहीं भी। बॉडी की मे बी इन इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि अगर इन तीन फोर्सेस इस तरह से हम किसी बॉडी पर अप्लाई करें कि वो किसी ट्रायंगल की 3 एडजेसेंट साइड को कंप्लीट करे तो बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। देन बॉडी मे बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल जैसे इन तीन फोर्सेस को हमने इस तरह से लगाया, किसी ट्रायंगल की 3 साइड से लगाया तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है हम तो एक फोर्स ऐसे लगाएंगे, एक ऐसे लगाएंगे, एक ऐसे लगाएंगे तो इन तीनों का तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। हम एक फोर्स इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, किसी ट्रायंगल की 3 साइड में कंप्लीट नहीं है। ट्रायंगल तो नहीं बना इससे। क्या इन तीन फोर्सों से ट्रायंगल बन गया? नहीं बना। क्या इन तीनों से ट्रायंगल बन गया? नहीं बना। इन तीनों फोर्सों से ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी बॉडी पर ये 3 फोर्सेस लग रही हैं तो बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है? दैट इट मींस बॉडी मे और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसीलिए लाइन लिख दी है द रिजल्टेंट मे और मे नॉट बी 0, द बॉडी मे बी एट रेस्ट और मूव विद एक्सीलरेशन। इसको आराम से तसल्ली से सोचना तब समझ में आएगा आपको। एक बार और दो बार इसको रिवाइज करना और तभी समझ आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और चेक करें। Forces 10 न्यूटन, 6 न्यूटन, 2 न्यूटन act on a body 10, 6 और 2। चेक करो रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो रिजल्टेंट 0 है या नहीं है? नहीं है। 6, 10, 6 और 2 कोई से भी एक फोर्स को सेलेक्ट करो, कोई सा भी ये ले लिया। इन दोनों का मैक्सिमम कितना होगा? 8 और मिनिमम कितना हो गया? 4। तो क्या 10, 8 और 4 के बीच में है? नहीं। इसका मतलब इन तीनों फोर्सों को किसी ट्रायंगल की 3 साइड से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। then the net force of the body not 0, then the body will move with acceleration। बॉडी एक्सीलरेशन से चलेगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और, which forces may keep a body in equilibrium position। यहाँ पर फोर्स 4 लगाए। कितने फोर्स लगाए? 4। चेक करिएगा ध्यान से। 1, 2, 3 और 4 may keep a body in equilibrium। इक्विलिब्रियम में तब होगी बॉडी बेटे। इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है जब कोई एक फोर्स अदर 3 फोर्सेस के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। इन चारों में से कोई एक फोर्स सेलेक्ट कर लो आप, तुम्हारी जो मर्जी हो वो वाला सेलेक्ट। चलो मैं ये सेलेक्ट कर। अब इन तीनों का मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? तीनों को ऐड करो। तीनों को ऐड करो 20 और 10 30 और 5 35। इन तीनों का मैक्सिमम कितना होगा? 35 तो न्यूटन हो गया मैक्सिमम। मिनिमम कैसे निकालें? इस 20 में से 10 और 5 15 घटाओ। 20 में से 15 घटाओ तो मिनिमम 5 बचेगा और कोई प्रोसीजर है नहीं। तो क्या ये 40 इन दोनों के बीच में है? नहीं है। इसका मतलब इन 4 फोर्सेस से बॉडी इसमें नहीं हो सकती, इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। मैं नहीं ले रहा भाई 40, मैं तो 20 लूंगा। कोई बात नहीं है 20 ले लो। अदर 3 फोर्सेस कौन से बचे? 1, 2 और 3। इन तीनों को ऐड करो। 40 और 10 50 और 5 55। तो इनका मैक्सिमम कितना हो गया? 55 न्यूटन। मिनिमम चेक करो इसका, इसका और इसका। मिनिमम कैसे निकालना है? सबसे बड़ी वाली वैल्यू में से 2 छोटी-छोटी वैल्यूज ऐड करके घटा दो। 15 घटा दो इसमें से 25 बचेगा। 25 न्यूटन। क्या ये 20 इन दोनों के बीच में है? नहीं है। इसका मतलब इन 4 फोर्सेस को लगाने से बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं हो सकती। कोई जरूरी नहीं है 20 ले हम इन चारों में से कोई सा भी ले लें। कोई सा भी एक फोर्स को चलो ले लो। तो कितना हो गया मैक्सिमम? 60 या 565 और मिनिमम कितना हो गया? 40 में से 25 कम कर दो 15। तो क्या 10 65 और 15 के बीच में नहीं है? कोई सा भी ले सकते हो ना। 5 ले बताइए क्या ले। सेकंड चेक करो। सेकंड को चेक करो। आप पहला वाला ले लो, सेलेक्ट कर लो। इस
अकेले को चेक करो, इन दोनों के मैक्सिमम, इन तीनों के मैक्सिमम मिनिमम के बीच में है क्या? इन तीनों का मैक्सिमम कितना है? 11। मिनिमम कितना हो गया? 8 में से 3 कम कर दो 5। तो 5 और 11 के बीच में 12 है क्या? नहीं है, तो ये भी संभव नहीं। थर्ड को चेक करो, 18 ले लो, मैक्सिमम चेक करो, ये कितना हो गया? मैक्सिमम चेक करो, ये कितना हो गया? 14 और 35 कितना हो गया? 49 मैक्सिमम और क्या? 49 मैक्सिमम होगा और मिनिमम 35 में से 14 कम कर दो 21। तो क्या 49 और 21 के बीच में 18 है? नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं। थर्ड चेक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड चेक हो गया, फोर्थ चेक करो, 16 को चेक करो, इन दोनों के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच, तीनों के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच मैक्सिमम कितना है? 7 और 2 9 और 8 17 तो हो गया मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम चेक करो, 9 में से 8 कम कर दो, 9 में से 8 कम कर दो 1 न्यूटन। मेरे ख्याल से इसके बीच में आ रहा है ये 16 जो है 17 और 1 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब these forces act on a body, then body may keep in equilibrium position। ठीक है ना? ये रूल मैंने यहाँ लिख दिया है। If any force lies between maximum and minima of the other three forces, then body may be in equilibrium position, otherwise not। क्लियर? देख लो, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में आपने एक फोर्स कौन सा लिया था? कोई सा भी एक फोर्स ले लिया था आपने इसमें से। फर्स्ट में एक फोर्स ले लिया 40 लास्ट वाला, तो पहले इन तीनों का मैक्सिमम ये रहा, चेक कर लीजिए। तीनों का मैक्सिमम, फर्स्ट 3 का मैक्सिमम 35 है, मिनिमम कितना है 5, वो कितना था 40, लास्ट वाला फोर्स, इसका मतलब 35 और 5 इसके बीच में नहीं है। 40 जो है 35 और 5 के बीच में नहीं, इसका मतलब पहला पेयर गलत है। सेकंड पेयर देखो, ये 40 न्यूटन इज नॉट लाइज बिटवीन 35 एंड 5 न्यूटन, सो इट इज रॉन्ग। नोट कर लेना इसको, इन ऑप्शनों को ये नोट कर लिया। क्वेश्चन पहले ये चेक करो, ये क्वेश्चन नोट कर लो। व्हिच फोर्सेस मे कीप ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन? चार ऑप्शन का चेक करो, नोट करो, आराम से नोट कर लो। पहला ऑप्शन 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, नोट कर लिया। सेकंड ऑप्शन 12 न्यूटन, 8 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, नोट करो जल्दी से। थर्ड ऑप्शन नोट करो 18 न्यूटन, 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, 35 न्यूटन, नोट करिएगा जल्दी। थर्ड ऑप्शन नोट करो 18 न्यूटन, 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, 35 न्यूटन, कर लिया नोट। फोर्थ ऑप्शन नोट करो 16 न्यूटन, 7 न्यूटन, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन, कर लिया। अब रूल लिखिएगा, नियम लिखिए, रूल लिखिएगा। इफ एनी टू फोर्सेस lies between, if any two forces lies between any one force, if any force or any one force, any one लिख सकते हो उसे, if any one force lies between maximum and minimum of the other three forces, then the body may be in equilibrium position, otherwise not। नोट करिए, if any one force lies between maximum and minimum of other three forces, then body may be in equilibrium position, otherwise not। पहले नोट कर लिया ठीक से, नोट साथ साथ करते जाइए, ठीक है। इसका रिजल्ट देखें। पहला ऑप्शन आपने नोट कर लिया था, पहले ऑप्शन में क्या क्या था? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन और 40 न्यूटन। तो कोई एक फोर्स सेलेक्ट कर लो आप पहले, जैसे पहले फोर्स एक सेलेक्ट कर लिया 40 न्यूटन, अब 40 न्यूटन को अदर थ्री का मैक्सिमम देखो, 5, 10 और 20 बचे ना 3, इन तीनों का मैक्सिमम देखो, तीनों को ऐड करो 35 न्यूटन।
अब तीनों का मिनिमम देखो, इसका इसका और इसका मिनिमम कैसे निकालेंगे? देखो 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना तो सबसे कम 5 आएगा। अब चेक करो जो फोर्थ फोर्स था ना 40 न्यूटन, आप एक कोई सा एक फोर्स सेलेक्ट किया था ना 40 न्यूटन, तो अब ये वाला फोर्स एनी वन फोर्स कह रहे हो, एनी वन फोर्स लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्या इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है? ये वाला फोर्स क्या इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा। Hence 40 Newton is not lies between maximum force 35 Newton and minimum force 5 Newton. So it is wrong. इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत है। उन चार फोर्सों की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पॉसिबल है। अब सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में कौन से फोर्स थे बेटा? 12, 8, 1 और 2। 12, 8, 1 और 2 न्यूटन। अब कोई एक फोर्स हो, कोई जरूरी नहीं है हम 2 ले, हमने यहाँ पर 2 ले लिया है, तो अदर फोर्स कौन से? 12, 8 और 1, तो इनका मैक्सिमम पहले सबको ऐड करो सबको। 12, 8 और 1 21 न्यूटन। मिनिमम चेक करो इसका इसका और इसका, तो मिनिमम 12 में से इन दोनों को ऐड करके घटाओ, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, जरा दिमाग का इस्तेमाल करना। इन तीनों का मैक्सिमम 21 आएगा और इसका इसका और इसका मिनिमम आएगा। अगर बच्चे इस तरह से अप्लाई करो बॉडी पर, जैसे 12 में से 9 का कम करोगे तो 3 बचे, कम से कम 3। अब ये चेक करो तीसरा फोर्स है, वो फोर्थ फोर्स है 2 न्यूटन। क्या इन दोनों के मैक्सिमम, इन तीनों के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है? क्या 2 21 और 3 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है ना? सो 2 न्यूटन इज नॉट बिटवीन 5 न्यूटन और 21 न्यूटन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन चेक करो, 3 फोर्स थे, 4 फोर्स थे, कौन कौन से? 18, 8, 6 और 35। इन चार में से कोई एक सेलेक्ट करो, 35 सेलेक्ट कर लिया। अब अदर 3 फोर्सेस का मैक्सिमम निकालो, 18, 8 और 6 का मैक्सिमम कितना हो गया? इन तीनों को ऐड कर दो, 32। ऐड करके देख लो ना, 18 और 8 26, 18 और 8 26 और 6 32 हो गया। इनका मिनिमम चेक करो, 18 में से 8 और 6 14 घटाओ, 18 में से 4 घटाओगे तो 4 बचेगा मिनिमम। तो देखो 35 क्या 32 और 4 के बीच में है? नहीं है। इसका मतलब इन 4 फोर्सों की वजह से भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में संभव नहीं है। फोर्थ ऑप्शन चेक करो, फोर्थ ऑप्शन में फोर्स कौन से हैं? एक तो 60 न्यूटन है, एक 7 न्यूटन है, एक 2 न्यूटन है और एक कितना था? 8 न्यूटन था बच्चों। कितना न्यूटन? 8 न्यूटन। अब चेक करो जरा, 16, 7 और 2 का मैक्सिमम चेक करो, 25। 16, 7 और 2 का मिनिमम, तो 16 में से 9 कम करो, 16 में से 9 कम करेंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। फोर्थ फोर्स कौन सा सेलेक्ट किया था आपने? 8। अब जरा चेक करो 25 और 7 के बीच में 8 है क्या? 25 और 7 के बीच में 8 है मेरे ख्याल से, 7 से ज्यादा है ना 8, 25 से कम और 7 से ज्यादा 8 है। Hence 8 Newton is present in between 7 and 25 Newton. So these forces on a body may keep in equilibrium position. Clear हो गई होगी बात? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, which displacement can bring a body to its original position? फोर्सेस का पेयर वही दिया है, डिस्प्लेसमेंट का पेयर फोर्सेस है, डिस्प्लेसमेंट होता है। Which displacement may bring a body to its original position? कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट? पहला डिस्प्लेसमेंट दिया 8 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर, 25 मीटर। दूसरा ऑप्शन दिया है 16, 8, 2 और 30। थर्ड दिया है 12, 6, 3 और 2 और 3। फोर्थ दिया है 13, 7, 5 और 10। सिंपली सी बात है, any one displacement is lies between other 3 displacement, then body bring its original position. यहाँ पर रूल लिख दिया गया, if any displacement lies between maximum and minimum of the other displacement, then body may return to its original position or original place, otherwise
अदरवाइज नॉट। इस रूल को नोट करो, क्वेश्चन को भी नोट करो, जो करना चाहो तो ये विच डिस्प्लेसमेंट may bring a body to its original position. Note करिए, which displacement may bring a body to its original position. नोट कर लो, ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको कहीं भी। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपसे, हाँ जी कर लो, ठीक रहोगे। मैं बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन 1 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर, 25 मीटर। सेकंड ऑप्शन नोट करो, 16 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर, 30 मीटर। नोट करते जाइए सबसे। थर्ड ऑप्शन 12 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। नोट कर लो बेटा, ठीक रहोगे। फोर्थ ऑप्शन चेक देखो, 13 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। अब ये नियम लिखो पहले, चार ऑप्शन लिख दिए, अब नियम लिखो। If any displacement lies between maximum and minimum of the other displacement, then body may return to its original place. Original place, original position. Otherwise, not. Note करो, rule note जरूर करो। If any displacement, any one लिख देना, any का मतलब कोई सा भी है। If any displacement lies between maximum and minimum of the other displacements, then body may return to its original place, otherwise not. आप इसे नोट कीजिए अपनी कॉपी पर, आराम से नोट कर लिया। अब देखिए रिजल्ट देखिए, पहला ऑप्शन क्या था देखो, चेक करो। पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट 1%, पहले ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट 1%, पहले ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट देखिएगा 8, 10, 2, 25, 8, 10, 2, 25, 8, 10 और 2 और 25, 8, 10, 2 का मैक्सिमम निकालो। पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में मैक्सिमम 8, 10 और 2 का मैक्सिमम 20, मिनिमम निकालो 8, 10 और 2, तो मिनिमम हो जाएगा 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो मिनिमम होगा। तो क्या 20 और 0 के बीच में 25 है? नहीं है। पहले ऑप्शन में चार ऑप्शन यही है, चार डिस्प्लेसमेंट दी तो 8 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर और 25 मीटर। तो इन तीनों का पहले एक डिस्प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लिया 25। अब इन तीनों का मैक्सिमम कितना है 20 और इन तीनों का मिनिमम कितना है 0। तो क्या 25 0 और 20 के बीच में है? नहीं है। इसका मतलब बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न नहीं है। सेकंड ऑप्शन 16, 8, 2 और 30 चेक करो। 16, 8 और 2 का मैक्सिमम 26, मिनिमम 16 माइनस 10 6 चेक करो। 30 है, 16, 8, 2 और 30, इन तीनों का मैक्सिमम कितना होगा 26 और इन तीनों का मिनिमम कितना होगा 6। 26 और 6 के बीच में 30 है? नहीं है। बॉडी इस पेयर से भी डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट के पेयर से भी बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं है। थर्ड ऑप्शन 12, 6, 2 और 3, 12, 6, 2 और 3, पहले तीन ले लो, इस वाले को सेलेक्ट अलग करो, इन तीनों का मैक्सिमम ले लो। 12, 6, 2, 20 हो, मैक्सिमम हो गया 20, इसका मैक्सिमम हो गया 20 और मिनिमम कितना हो गया 4। क्या 3, 4 और 20 के बीच में है? नहीं है, तब भी बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं है। फोर्थ ऑप्शन चेक करो। 13, 7, 5 और 10 को अलग करो, इन चारों का मैक्सिमम कितना है 25 और मिनिमम इन चारों का कितना है 1। 25 और 1 के बीच में 10 है, इसका मतलब ये रहा 25 और मिनिमम कितना है 1। Hence 10 meter lies between 1 and 25. Then these pair of displacement body
may be in return back to the original position of initial place. क्लियर है? क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए आप, बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा काम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है और आपके मेडिकल एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, in the given figure with what velocity of the block will move? पहले ये फिगर बनाओ। मैं बना के दिखाऊं। फिगर ये है कि दो पुली है, एक पुली ये है और एक पुली है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। और इन दोनों पुली फिक्स है अपनी जगह, ठीक है? और इन दोनों पुली से यहां पर एक वेट सस्पेंडेड है इस जगह, यहां। और एक रस्सी है, ये वाली रस्सी स्टिक, और ये इस पुली से ऐसे जा रही है, ऐसे इस पुली से ऐसे। दो पुली है ये, और इन दोनों पुली से दो स्ट्रिंग के द्वारा एक बॉडी बनी हुई है, यहाँ कोई वेट सस्पेंडेड है, और इन रस्सियों को इस तरह से नीचे की तरफ खींच रहा है, ऐसे यू वेलोसिटी से। तो क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक ऊपर की ओर कितनी वेलोसिटी से चलेगा? ये जो ब्लॉक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से चलेगा? इस ब्लॉक के ऊपर जाने की स्पीड पूछ रहा है, जबकि ये डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। मतलब पुली फिक्स है का मतलब ये वाली डिस्टेंस का कोई चेंज नहीं है। ये एंगल मान लो थीटा है, और इस स्ट्रिंग के खींचने की स्पीड, इसकी स्पीड u है, तो इस वेट के ऊपर जाने की स्पीड पूछी है। आपकी भाषा में कहो तो मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा इसका, बहुत सिंपल सा। भाई एक बात देखो, जिस स्पीड से इस रस्सी को खींचो तो ये रस्सी भी उसी स्पीड से आगे चलेगी, ऐसे। इस रस्सी की स्पीड भी तो यही होगी भाई। जिस स्पीड से आप इस वाली स्ट्रिंग को नीचे खींचोगे, इस स्ट्रिंग की स्पीड, इस वाली स्ट्रिंग की स्पीड तो सेम होगी, ये वाली स्ट्रिंग और इस वाली स्ट्रिंग की स्पीड सेम। पूछा उसने क्या है, इस वेट की स्पीड कितनी होगी? ये जो वेट है ना ऊपर कितनी स्पीड से उठेगा, इसकी वेलोसिटी में v मानेंगे। ये एंगल कितना है? थीटा। इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? cos एंगल थीटा है। इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? v cos थीटा। और ये होगा किसके बराबर? इसके बराबर, बराबर u। हमें तो v निकालना था, v बराबर u अपॉन cos थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से निकाला मैंने डायरेक्ट। फिर से देखिएगा क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में क्या है? ये दो पुली हैं और इन दोनों पुली से एक रस्सी जा रही है, ये वाली रस्सी, और इससे एक वेट सस्पेंडेड है। इन रस्सियों को हम नीचे u वेलोसिटी से खींचे तो क्वेश्चन ये है, ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से चलेगा? तो सुनो, पुली जब फिक्स, इसका मतलब क्या हो गया? ये वाली जो डिस्टेंस है ये फिक्स है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस फिक्स है, ये वाली डिस्टेंस फिक्स है। जरा गौर से देखो, इस ट्रायंगल को देखो जरा, इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को देखो। ये डिस्टेंस मैंने मान ली है x, ये डिस्टेंस मान ली है मैंने r, और ये डिस्टेंस मान ली है मैंने y। तो जरा गौर से देखो, r स्क्वायर बराबर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। पाइथागोरस लगा दिया मैंने डायरेक्ट। r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y तो वेरिएबल है, y तो कांस्टेंट है, y तो कांस्टेंट है। ये कौन सी डिस्टेंस है? r। इस डिस्टेंस के चलने की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस देखो जरा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u। u बराबर क्या होगा? dr अपॉन dt होगा कि नहीं होगा? पहले। और ये v किसके बराबर होगा? v। v बराबर होगा dx अपॉन dt। ये चेक करना। अरे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना।
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में हो गई, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। ये डिस्टेंस बदलेगी नहीं, और इस ट्रायंगल से r² बराबर x² + y² ये बात तो ठीक है। एक काम कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस इक्वेशन को y तो फिक्स है, ये तो बदलना नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करोगे r² को तो 2r dr/dt = 2x dx/dt प्लस, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। जरा चेक करो, इस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और dr/dt किसके बराबर है? ये लिखा हुआ है dr/dt u के बराबर, r × u = ये क्या चीज है x, और ये क्या चीज है v। ये रहा v निकालना है मुझे, इस वाले टर्म को मैं यहां लिख रहा हूं, v निकालना है मुझे। तो एक काम करो, ये क्या चाहिए r, और ये क्या है x/r, ये तो x है, ये क्या चाहिए r, x/r, r को इसके नीचे ले लो, x/r, r को इसके नीचे ले गया इनटू v बराबर u, x/r इस वाले ट्रायंगल में ये तो हो गया बेस, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x/r cos थीटा हो गया, cos थीटा इनटू v बराबर u, तो v बराबर क्या हो गया u अपॉन cos थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ऐसे ले लो, क्या जो मैंने पहले बताया कैसे, फिर से चेक कर लो। इस फिगर को बनाने पहले तो आप, इस वाले फिगर को बनाने पहले तो आप नहीं बना पा रहे, फिर बना दो, बनाइए आसानी से। ये ब्लॉक है, इसका नाम मैंने डाल दिया a, इस रस्सी के चलने की स्पीड u, ये u है तो ये भी u है, इधर भी u, ये भी u। इस डिस्टेंस को मान लिया हमने r, इस डिस्टेंस को मान लिया हमने x, इस डिस्टेंस को मान लिया हमने y, ये हमने ले लिया थीटा, और इस ब्लॉक के ऊपर चलने की स्पीड है v। इस वाले ट्रायंगल में ये चेक करिएगा, पहले तो ये देखो u बराबर क्या होगा, u बराबर dr/dt, और v बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट dx/dt। यहां तक तो ठीक है। Here x and r is a variable, but y is constant in a triangle ABC। ABC चेक करो, a b कौन सा नाम डाल दो, कुछ डाल दो, b ये रहा a b, और c इसको डाल दो, या ना तो c आना a b c, ट्रायंगल a b c, ट्रायंगल a b c, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90, तो परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। r² बराबर x² प्लस y², ये दिखा है r² बराबर x² प्लस y²। दिस इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, नोट करते जाइएगा साथ साथ, एंड वी गेट पावर नीचे डाल लो r, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, r को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया t के रिगार्ड, पावर को नीचे डाल दिया 2x, x को t के रिगार्ड में फिर से डिफरेंशिएट कर दिया dx/dt, y कांस्टेंट है तो 0 हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, r dr/dt = x dx/dt, dr/dt को ये लिख दिया, dx/dt को v लिख दिया। मुझे v निकालना था, v निकालना है, इस x को नीचे ले आया, v बराबर r/x × u, और x/r cos थीटा है, r/x कितना हो गया 1/cos थीटा। सो v = 0/cos थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है ना।